हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल गौरवी इंग्लिश मैनिया में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि एसएससी सीजल टीयर 2 का एग्ज़ाम सिटी लोगों को मालूम चल गया है, जो कि 2024 का एग्ज़ाम 2025 में होना है। लोगों को अब एग्ज़ाम डेट भी मालूम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, स्पेशली एसएससी सीजल वालों के लिए। टॉपिक का नाम है एरर्स। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप टीयर 2 का एग्जाम देंगे ना, जब वहाँ पे आप 45 क्वेश्चंस देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको एरर से वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू रूल्स को भी कर लेंगे। तो इंस्ट्रक्शन आपको दिया रहेगा, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो फ्रेंड्स देखो, अभी का जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो कैसा है। पहले ये होता था कि नो एरर का ऑप्शन आता था, कि एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। 3 पार्ट ग्रामेटिकल, ना 3 पार्ट में कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर होता था, चौथा नो एरर का ऑप्शन होता था। अगर कोई एरर नहीं था तो हमारा आंसर नो एरर होता था। बट यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन में सीधा बोल दिया है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर्स। आपको वो सेगमेंट ढूंढना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। तो हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। लिखा है, डोंट हेजिटेट टू कॉल मी अगेन इफ यू विल नीड एनी हेल्प। तो ये कहा जा रहा है कि मुझे फिर से बुलाने में तुम बिल्कुल हिचकिचाना मत। अगर तुमको किसी मेरी ज़रूरत पड़ती है, तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो तुम्हें हिचकिचाना नहीं है मुझे बुलाने में। तो अगर हम लोग एरर देखें, एरर को लोकेट करें फ्रेंड, तो एरर कहाँ पे है? डोंट हेजिटेट। तो ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो ये ग्रामेटिकल एरर इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद ठीक है फ्रेंड, क्या लिखा ना, डोंट हेजिटेट, सॉरी। तो पहला दिया है डोंट हेजिटेट टू कॉल मी अगेन। ये पार्ट भी ग्रामेटिकल सही है। डोंट हेजिटेट टू कॉल मी अगेन में कोई मिस्टेक नहीं है। इफ यू विल नीड एनी हेल्प ना, ये भी सेंटेंस आपका, सेंटेंस पार्ट ये सही है। अगर हम लोग एरर लोकेट करें फ्रेंड, तो किस में एरर आपको दिखेगा? एरर आपको दिखेगा इफ यू विल में एरर दिखेगा। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि इफ के बाद ना, इफ के बाद जो क्लास आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल क्लास। ठीक है फ्रेंड, क्या बोलेंगे? कंडीशनल क्लास। और ये जो कंडीशनल क्लास होगा, ये कंडीशनल क्लास का हम लोग अगर टेंस देखें फ्रेंड, तो ये टेंस इसका होता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट। ठीक है, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस होगा। ओके फ्रेंड, तो हमने ये देखा ना कि इफ के बाद अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है तो उस कंडीशनल सेंटेंस का जो टेंस होगा ना फ्रेंड, जो टेंस होगा वो टेंस कौन सा होगा ना? टेंस होगा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस होगा। तो किस पार्ट में एरर है? जहां पे लिखा है इफ यू विल, तो यहां से क्या करेंगे? विल को हटा देंगे ना, विल को हटा देंगे, क्या लिख देंगे? इफ यू नीड। अब ये बात आपको माइंड में रखना फ्रेंड, अगर फ्यूचर में दो एक्शन साथ में हो ना, इन फ्यूचर दो एक्शन साथ में होते, ये फर्स्ट एक्शन है, दिस इज सेकेंड एक्शन, इसमें से एक एक्शन कंडीशन को रिप्रेजेंट करे, एक एक्शन कंडीशन को रिप्रेजेंट करे, और दूसरा एक्शन अगर रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कंडीशन रिजल्ट। तो ध्यान देना फ्रेंड, जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा ना उसको हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ना, किस में लिखेंगे? प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। और जो रिजल्ट को शो करेगा उसको हम लोग लिखेंगे ना फ्यूचर एंड डेफिनिट में लिखेंगे। अब जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा ना, वो क्लास किससे स्टार्ट होगा? तो वो क्लास स्टार्ट हो सकता है इफ से, वो क्लास स्टार्ट हो सकता है व्हेन से, वो क्लास स्टार्ट हो सकता है अनलेस से, वो क्लास स्टार्ट हो सकता है क्या क्या लिखा मैंने? इफ लिखा, व्हेन लिखा, अनलेस लिखा, अनटिल से भी स्टार्ट हो सकता है। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा कि फ्यूचर में अगर दो काम हो रहे हैं, एक काम कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आई विल मीट योर फादर
व्हेन आई गो टू मुंबई ना, तो जब मैं मुंबई जाऊंगा तो आपके दो फादर से मिलूंगा। यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक मुंबई जाना, एक आपके फादर से मिलना। तो आपके फादर से तब मिल पाऊंगा जब मैं मुंबई जाऊंगा। तो मुंबई जाना मेरा क्या है, कंडीशन है। तो ये समझना, जो कंडीशन को शो करेगा उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, और जो रिजल्ट को शो करेगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे ना किस पार्ट में एरर है, इफ यू विल में एरर है। तो अगला सेंटेंस ये है फ्रेंड कि ऑन हर 40th बर्थडे नेक्स्ट मंथ गरिमा विल बी वर्किंग एज अ टीचर फॉर 16 ईयर्स। तो ये कहा जा रहा है कि ऑन हर 40th बर्थडे नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने अपने 40वें बर्थडे पर गरिमा विल बी वर्किंग एज अ टीचर फॉर 16 ईयर्स, यानी कि गरिमा को टीचर के रूप में काम करते हुए 16 वर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर हम लोग बात करें किस टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो ऑन हर 40th बर्थडे, ये वाला पार्ट सही है। गरिमा विल बी वर्किंग एज अ टीचर में तो कोई ग्रामेटिकल फॉल्ट नहीं है। फॉर 16 ईयर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको ये पता है कि जो 16 ईयर्स यहाँ पे लिखा है, तो फ्रेंड ये आपका इंडेफिनिट टाइम है ना। टाइम कैसा, ये इंडेफिनिट टाइम है, और इंडेफिनिट टाइम के पहले ना, इंडेफिनिट टाइम के पहले हम यूज कर पाते हैं। ओके, इंडेफिनिट टाइम के पहले हम क्या यूज करते हैं, फॉर, और डेफिनिट टाइम के पहले क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। तो ये वाला सेंटेंस भी ग्रामेटिकल, इसमें एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, और इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब चार पार्ट है, एक पार्ट में तो एरर है, तो एरर किस पार्ट में हो जाएगा, गरिमा विल बी वर्किंग में एरर हो जाएगा। अब एरर कहाँ पे है फ्रेंड, ये देखना है। यहाँ पे टेंस का मिस्टेक है। अब चूंकि सिंस या फॉर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं ना। कहाँ पे करेंगे, इस सिंस या फॉर की अगर हम लोग बात करें, तो सिंस डेफिनिट टाइम के लिए, और फॉर इनडेफिनिट टाइम के लिए ना। किसके लिए, इनडेफिनिट टाइम के लिए। कहाँ पे यूज होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा। ठीक है फ्रेंड, कहाँ पे यूज करते हैं इसको लोग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे। अब अगर देखो डेफिनेट टाइम की बात करें ना, तो डेफिनेट टाइम का मतलब आप कैलेंडर समझ लो। डेफिनेट टाइम का मतलब क्या समझ लो, कैलेंडर। कैलेंडर में क्या रहता है, जैसे नेम ऑफ डे रहता है, नेम ऑफ ईयर रहता है, नेम ऑफ मंथ रहता है, या फिर आप ये समझ लो कोई हिस्टोरिकल पॉइंट दिया हो। जबकि ये फॉर जो होता है ना, फॉर के लिए कोई पॉइंट नहीं होता है, 2 घंटे से, 8 दिन से, कई सप्ताह से, ये सब अगर है तो उसे हम बोलते हैं फॉर। अब यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे ना, तो क्या लिखा है ना, विल बी वर्किंग, इसे बना दिया है फ्यूचर कंटिन्यूस बना दिया है। क्या बना दिया है इसको फ्रेंड, फ्यूचर कंटिन्यूस बना दिया है। नाउ वी हैव टाइम हियर, हमारे पास टाइम है, और फॉर लिखा है, तो इनका यूज कहाँ पे करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो किस पार्ट में एरर है फ्रेंड, गरिमा विल बी वर्किंग में एरर है। ओके, सो अगला क्वेश्चन देके रखा है, द पुअर अंडर गोज सेवरल प्रॉब्लम्स इन लाइफ दैट कुड बी सॉल्व विद मनी। अब देखेंगे ना, ये पूरा का पूरा सेंटेंस दे के रखा है। अब पहला जो ऑप्शन है दैट कुड बी लिखा है, सेवरल प्रॉब्लम्स इन लाइफ में मिस्टेक है, द पुअर अंडर गोज में मिस्टेक है, या सॉल्व्ड विथ मनी में मिस्टेक है। अब यहाँ से आते हैं फ्रेंड, हम लोग एक बार सेंटेंस को फिर से देखते हैं ना। सेंटेंस को फिर से अगर हम लोग देखें, तो लिखा है द पुअर अंडर गोज सेवरल प्रॉब्लम्स। ये वर्ड याद रखना फ्रेंड, ये सेवरल लिखा है ना, सेवरल आपका एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। जैसे सेवरल हो जाए, और सेवरल के बाद यहीं पे एक शब्द और आ जाए, मेनी, तो मेनी के बाद भी जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो द पुअर अंडर गोज सेवरल प्रॉब्लम्स, सेवरल प्रॉब्लम्स में कोई मिस्टेक नहीं है, ये पार्ट सही है। इन लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, दैट कुड बी सॉल्व में कोई दिक्कत नहीं है, विद मनी भी हम लोग लिखते हैं। तो सेवरल प्रॉब्लम्स इन लाइफ दैट कुड बी सॉल्व, यहां तक कोई मिस्टेक नहीं है। अब अगर इस वाले पार्ट में हम लोग जाए, द पुअर अंडर गोज में जाए, तो फ्रेंड मिस्टेक यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहाँ पे आपको जो मिस्टेक दिख रहा है वो मिस्टेक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। हम लोग कॉन्सेप्ट पे अगर चले, तो
एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना। जैसे समझ लो कि शादी करवाना है, तो शादी करवाने का पहला रीजन क्या होता है, पहला जो कंडीशन होता है, पहला कंडीशन ये है कि कैटेगरी सेम हो। तो सब्जेक्ट के दो कैटेगरी हो गए ना, सब्जेक्ट एक सिंगुलर भी है, सब्जेक्ट एक प्लूरल भी है। तो वर्ब का भी क्या है, वर्ब का भी दो कैटेगरी बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है, दूसरा बन जाता है प्लूरल। दूसरा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। बट फ्रेंड ये सिंगुलर और प्लूरल अगर देखा जाए तो कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होते हैं। बट अगर हम लोग मेन वर्ब की बात करें ना, तो ये जो मेन वर्ब है ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है, मेन वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है ना। मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। अब क्या है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिख दिया गया रोहित ना, और यहाँ पे मैंने लिखा लव प्लेइंग, रोहित लव प्लेइंग। अब फ्रेंड अगर यहाँ पे हम लोग बात करें रोहित की, तो रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए सिंगुलर। बट यहाँ पे ये भैया ये जो लिखा है, ये मेन वर्ब जो लिखा है यहाँ पे ना, ये तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में है। अब इनमें एग्रीमेंट हुआ नहीं, दोनों का शादी हो नहीं सकता। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दहेज देना पड़ेगा। दहेज देने का मतलब ये हुआ कि मेन वर्ब में अगर हम जोड़ दें यस या ईएस, यहाँ से देखो मेन वर्ब में अगर हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगुलर। क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो कंडीशन है कि जब हम मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो हो जाता है सिंगुलर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेज the verb in the sentence should be used according to the subject, according to the subject. If the subject is singular, the verb should be singular form. If the subject is plural, the verb should be in plural form. ठीक है, यानी कि जो वर्ब है ये वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से क्या करेगा, एग्री करेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। अब जरा आते हैं हम लोग फिर से सेंटेंस पे एक नजर डालते हैं। लिखा है ना, द पुअर अंडर गोज सेवरल प्रॉब्लम्स इन लाइफ दैट कुड बी सॉल्व विथ मनी। तो अब यहाँ पे देखे एक कॉन्सेप्ट आपको और मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पुअर लिखा, रिच लिखा, फिर यहीं पे हमने क्या लिख दिया, ब्लाइंड लिख दिया। तो ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। बट जब इनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं हम लोग, इनके पहले जब आर्टिकल द का यूज करेंगे तो ये जो काम करते हैं ना, इनका फंक्शन चेंज हो जाता है। और ये जो फंक्शन चेंज होगा इनका, तो वो फंक्शन हो जाता है प्लूरल सब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं। किसका फंक्शन करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का फंक्शन करेंगे। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे तो वर्ब भी इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ वर्ब भी क्या आएगा, वर्ब आएगा प्लूरल। अब जरा यहाँ पे देखो ना, पुअर का मतलब गरीब होता है, तो ये एडजेक्टिव है। बट जब हम द पुअर की बात करते हैं तो ये होता है गरीब लोग। अब जरा ये देखो, ये वर्ब है, अंडर गो वर्ब होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है ना, अंडर गोज लिखा है। तो प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, क्या दोनों में एग्रीमेंट होगा, दोनों में एग्रीमेंट होगा नहीं ना। तो एग्रीमेंट नहीं होगा, मतलब मिस्टेक कहाँ पे है, मिस्टेक है अंडर गोज में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ईएस को हटाएंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो किस पार्ट में मिस्टेक है, द पुअर अंडर गोज में। ओके, come to the next question. Like, can you make sure you have a correct address before you start driving? ठीक है, यहाँ पे someone asking question कि can you make sure you have a correct address before you start driving. तो फ्रेंड यहाँ पे कोई इंसान ये पूछ रहा है कि आपको सही पता याद है, पर्टिकुलर एड्रेस मालूम है ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले।
हाँ, मतलब बाइक स्टार्ट करने से पहले या कार स्टार्ट करने से पहले जो कार में बैठे लोग हैं वो ड्राइवर से पूछते हैं कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस। तो फ्रेंड यहाँ पे आर्टिकल का मिस्टेक है, और आर्टिकल का मिस्टेक कहाँ पे है, तो कैन यू मेक में कोई मिस्टेक नहीं है, श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस मिस्टेक कहाँ पे फ्रेंड, अ करेक्ट एड्रेस में मिस्टेक है। और मिस्टेक क्या है यहाँ पे, आर्टिकल का है, जहाँ पे ए लिखा है ना वहाँ पे क्या होना चाहिए, आर्टिकल द होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, और जो द है उसे हम लोग बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो ए एन का यूज हम जब किसी चीज के बारे में पहली बात करते हैं और वो हमारे लिए अनसर्टेन होता है तो उसके पहले ए एन का यूज करते हैं। और द का यूज कब करते हैं फ्रेंड, जो चीजें हमारे लिए पार्टिकुलर होती है उसके लिए हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके ओके फ्रेंड, तो कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस, तो हमको ये मिस्टेक समझ में आया कि कहाँ पे मिस्टेक है, अ करेक्ट एड्रेस में है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, द का प्रयोग होगा। So we have next question. Sita spotted golden deer and requested Rama to capture it. तो मिस्टेक बताएंगे, टू कैप्चर इट में है सीता स्पॉटेड गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्टेड रामा। तो यहाँ से अगर हम लोग सेंटेंस को एनालाइज करें फ्रेंड, तो सीता स्पॉटेड, इस पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। अगर यहाँ से देखें ना, एंड रिक्वेस्टेड राम में भी कोई मिस्टेक नहीं है, टू कैप्चर इट में भी कोई मिस्टेक नहीं है। अब मिस्टेक कहाँ पे फ्रेंड, गोल्डन डियर में है। रीजन क्या है ना कि ये जो डियर है एक नाउन है, ठीक है। अब ये नाउन डियर सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है और प्लूरल फॉर्म में भी रहता है। सीता स्पॉटेड गोल्डन डियर ना, सीता ने गोल्डन डियर देखा। अब फ्रेंड रूल ये भी होता है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले हम ए या एन का यूज करते हैं ना, ए या एन का यूज करते हैं। जिस नाउन के पहले हम ए एन का यूज करते हैं ये देखना है, नाउन का अगर फर्स्ट लेटर वावेल साउंड कर रहा है तो एन का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो ए का यूज करेंगे। लेकिन अगर वही नाउन हमारे लिए क्या पार्टिकुलर हो तो उसके पहले हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल द का यूज करते हैं। और द का यूज सिंगुलर नाउन के पहले भी हो सकता है, प्लूरल नाउन के पहले भी हो सकता है, समटाइम अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होता है। तो जहां पे गोल्डन डियर है वहां पे अ गोल्डन डियर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, द गोल्डन डियर, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया उसी डियर के लिए। तो यहाँ पे ये डियर हमारे लिए पार्टिकुलर हो गया, इसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा, द गोल्डन डियर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीम प्लेड रियली वेल बट दे लॉस द गेम इन द फाइनल मिनट्स। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, तो लिखा द टीम प्लेड रियली वेल ना, ये वाला पार्ट इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, रियली वेल में भी कोई मिस्टेक नहीं, बट में भी कोई मिस्टेक नहीं है, दे यहाँ पे भले टीम कलेक्टिव नाउन देख, ओके फ्रेंड, यहाँ पे दे का यूज हमने इसलिए किया है, टीम देखा जाए तो सिंगुलर है, आप कहेंगे सिंगुलर के लिए सिंगुलर प्रोनाउन आना चाहिए, बट यहाँ पे टीम की बात हो रही है, टीम का हर एक मेंबर अच्छे से खेला है, बट दे लॉस द गेम इन द फाइनल मिनट्स। तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे हम लोग ये बट की बात करें ना, तो बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बट यहाँ पे। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या होता है ना, ऑफ इक्वल रैंक, क्या होता है, ऑफ इक्वल रैंक। अब यहाँ पे देखेंगे ना फ्रेंड कि हमने बट का यूज किया है यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, और पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का क्या करता है ना, आप कहेंगे अपोज करता है, कॉन्ट्राडिक्शन दोनों में होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दैट मीन्स ये वाला जो क्लास है ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ भी प्रेजेंट तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे लॉस है वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए लॉस्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, guard over making mistakes by carefully checking the assigned task।
तो देखना है मिस्टेक कहाँ पे है, गार्ड ओवर में है, बाई केयरफुली चेकिंग सही है, द साइन टास्क भी सही है, मेकिंग मिस्टेक्स भी फ्रेंड यहाँ पे सही है। अब अगर हम लोग एरर वाले पार्ट में जाएं तो कहाँ पे ना गार्ड ओवर, यहाँ पे प्री पोजिशन का मिस्टेक है, तो क्या लिखेंगे, गार्ड अगेंस्ट होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए गार्ड अगेंस्ट मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली चेकिंग द असाइंड टास्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड डोर टू डोर। तो ये यहाँ पे फ्रेंड गलत फ्रेज है, थ्रो हैंड नहीं होता है, हम कहेंगे यहाँ पे बाई हैंड ना, क्या करेंगे, बाई हैंड। पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन लेटर्स को डिलीवर करता है बाई हैंड डोर टू डोर, घर घर जाके खुद वो अपने हाथ से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो मिस्टेक किस पार्ट में है, जहां पे लिखा है थ्रो हैंड वहां पे होना चाहिए बाई हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई कुडंट हियर योर वॉइस एज यू वेयर टू फार आउट फ्रॉम मी। तो यहाँ भी फ्रेज का मिस्टेक है फ्रेंड, फार आउट नहीं होगा यहाँ पे फार अवे, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है ना, आई कुड नॉट हियर योर वॉइस, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया, एज क्योंकि यू वेयर टू फार अवे, क्योंकि आप बहुत दूर थे फ्रॉम मी, मुझसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फार अवे होगा, ना कि फॉर आउट, तो इस वाले पार्ट में मिस्टेक है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि सी विल हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर। सी विल हैव पार्टिसिपेट, यहाँ पे देखेंगे ना फ्रेंड, विल हैव टेंस का मिस्टेक है, हमको ये पता है ना कि हैड, हैव, हैज के बाद हमेशा मेन वर्ब का क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, और यहाँ पे जैसे हमने हैव देखा तो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जो कि क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र इज अबाउट 2 times लार्जर देन दैट ऑफ द एंटायर कंट्री ऑफ पाकिस्तान, इज नॉट इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन है, और बोला जा रहा है द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र इज अबाउट 2 times लार्जर देन दैट ऑफ द इंटायर कंट्री। तो मैं यहाँ पे ए बी सी डी करके दिया है फ्रेंड ऑप्शन में, तो हम लोग यहीं से देख लेते हैं, एनालिसिस करके देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। तो द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का जो कंबाइंड पॉपुलेशन है, दोनों का पॉपुलेशन अगर मिला दिया जाए इज अबाउट 2 times, तो पार्ट ए भी सही है, पार्ट बी भी सही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि लार्जर देन दैट ऑफ इंटायर कंट्री ऑफ पाकिस्तान, इजंट इट, इस पार्ट में भी कोई मिस्टेक नहीं है फ्रेंड। अगर हम लोग जाएं तो सी वाले पार्ट में मिस्टेक पाएंगे, तो सी वाले पार्ट में मिस्टेक क्या पाएंगे, जब हम बात करते हैं टाइम्स की, तो ध्यान देना टाइम्स के बाद हम सी डी का यूज नहीं करेंगे, बोले तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। अब जो हमारे पास एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव होगा पॉजिटिव, और आपको ये पता है कि पॉजिटिव डिग्री का यूज हम ना एज के बीच में करते हैं, एज पॉजिटिव डिग्री एज, मतलब जो सेंटेंस हमारा है वो हो जाएगा द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र इज अबाउट 2 times as large as that of the entire country of Pakistan. Okay. So next question is, the research findings highlighted not only critical issues in environmental sustainability but also proposed viable solutions for mitigation. तो यहाँ पे मिस्टेक देखना है फ्रेंड, कहाँ पे है, तो एक बार तो हम लोग यहाँ पे कंजंक्शन देख लेते हैं। तो कंजंक्शन यहाँ पे है नॉट ओनली सॉरी, तो कंजंक्शन है यहाँ पे फ्रेंड नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। हाँ, तो कौन सा कंजंक्शन है यहाँ पे, नॉट ओनली के साथ आता है पेयर बट आल्सो, इसे हम लोग बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन। फ्रेंड को रिलेटिव कंजंक्शन में एक हम लोग पैरालेलिज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं, बैलेंस ऑफ कंजंक्शन देखते हैं। बैलेंस ऑफ कंजंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के
पहले या बाद आया है वही पार्ट ऑफ स्पीच बट आल्सो के पहले या बाद में आना चाहिए। इस केस में हम क्या करेंगे, इस वाले केस में हम दूसरा वाला पेयर लेके चलेंगे, जिससे बट आल्सो देखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे बट आल्सो के बाद क्या आया ना, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आया है, प्रपोज्ड आया है। मतलब नॉट ओनली के बाद भी क्या आना चाहिए, नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए द रिसर्च फाइंडिंग्स हाईलाइटेड, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, द रिसर्च फाइंडिंग्स नॉट ओनली हाईलाइटेड। तो नॉट ओनली पहले आ जाएगा, हाईलाइटेड बाद में चला जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। मतलब बट आल्सो के बाद भी वर्ब आ गया है, नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आ जाएगा। तो मिस्टेक कहाँ पे है, मिस्टेक ए वाले पार्ट में है, द रिसर्च फाइंडिंग्स हाईलाइटेड नॉट ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है कि अ सोसाइटल इम्परेटिव इज इंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर एंड अ सपोर्ट नेटवर्क फॉर द वेलबींग ऑफ आवर्स एल्डरली सिटीजन्स। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, ये क्या लिखा है ना, आवर्स लिखा है। क्या लिखा है, आवर्स। और आवर्स होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का यूज करना गलत होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आवर होना चाहिए। आवर, माई, योर, हिज, हर, और क्या लिखा है फ्रेंड, देयर, ये सब कहलाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। और इनके बाद नाउन कंपलसरी होता है। जबकि आवर्स की बात करा जाए, माइन की बात करा जाए, योर्स की बात करा जाए, हर की बात करा जाए, दियर्स की बात करा जाए, तो ये होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हम किसी भी नाउन का यूज नहीं करते। तो आवर्स एल्डर्स तो सॉरी आवर्स सिटीजन्स तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे, आवर एल्डरली सिटीजन्स कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। because sincere students like you and he should study regularly to pass the exam। सिंसियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखा जाए तो दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन करा जा रहा है। सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक, कंपेयर करने के लिए इसको यूज करते हैं। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही भी यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, एंड यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ये क्या बोलता है कि एंड के पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा वही पार्ट स्पीच एंड के बाद रहेगा। तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा। शुड का यूज यहाँ पे यू एंड ही के लिए लिखा है, या फिर सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए लिखा है। शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड अगर हम लोग ऑप्शन देखें यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर ऑप्शन पे चलें, सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी, नो एरर दिया है, तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जो इसका इंस्ट्रक्शन दिया है। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर, ये नो एरर का क्वेश्चन दिया था। ठीक है, इस वाले सेंटेंस को भी पढ़ते हैं, एरर है कि नहीं है। अच्छा, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4, एरर इसमें मिलेगा आपको। द कमिटी रिक्वेस्टेड द चीफ इन्वेस्टिगेटर टू पर्सनली लुक आफ्टर द मैटर। तो फ्रेंड यहाँ भी फ्रेज की गलती है। हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं लुक आफ्टर, और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो लुक इनटू भी आता है। ठीक है, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर। ठीक है, और लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी होता है। क्या होता है, इंक्वायरी। तो यहाँ पे मैटर की बात हो रही, तो मैटर की हम देखभाल नहीं करते ना, मैटर की हम जांच पड़ताल करते हैं। तो जांच पड़ताल करने के मैटर में आफ्टर नहीं आएगा, क्या आएगा, इनटू आएगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन है कि एवरीबडी एडमिटेड दैट शी हैड डूइंग। यहाँ फ्रेंड अभी हम लोग देखे थे ना, क्या देखा था हम लोगों ने कि हैड के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे हैड डन हो जाएगा, ना कि डूइंग। So next question is, the Brutus who was his trusted friend had attacked on him causing heartbreak to Julius Caesar। फ्रेंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कुछ वर्ब हमको देखने को मिलेंगे, जैसे हो गया एंटर, हो गया अटैक, हो गया, और एक शब्द और हमको यहाँ पे दिख जाएगा डिस्कस। तो इन सभी के बाद हम लोग नो प्रीपोजिशन ना, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो फिजिकली जब फिजिकली एंटर करेंगे तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा।
तो क्या लिखा है यहाँ पे, द ब्रूटस हु वाज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड हैड अटैक्ड ऑन, यहाँ पे अटैक ऑन नहीं होगा, क्या होगा, अटैक हिम कॉजिंग हार्ट ब्रेक टू जूलियस सीजर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है कि दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। तो कहा जा रहा है जो लोग पावर में हैं उनको संवेदनशील होना चाहिए गरीबों की जो कष्ट है उसके प्रति। और यहाँ पे भी फ्रेंड प्रीपोजिशन का मिस्टेक है, सेंसिटिव के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है, सेंसिटिव के साथ यूज होता है टू का। तो किस पार्ट में मिस्टेक होगा आप देख सकते हैं। ऑप्शन अगर हम लोग देखें एक बार, द सफरिंग ऑफ द पुअर, दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ, सेंसिटिव ऑफ नहीं सेंसिटिव टू। तो पीपल आर एक्टिंग द वे एवोल्यूशन हैव वायर्ड देम। तो यहाँ भी देखा जाए फ्रेंड तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मिस्टेक है, और वो क्या है यहाँ पे पीपल आर एक्टिंग, तो पीपल आर एक्टिंग, यहाँ पे पीपल के लिए आर का यूज करा गया है, एक्टिंग द वे एवोल्यूशन। अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट बन गया है एवोल्यूशन आपका यहाँ पे नया सब्जेक्ट है, और एवोल्यूशन के साथ हम हैव का यूज ना करके हैज का यूज कर सकते हैं। तो किस पार्ट में मिस्टेक है, हैव वायर्ड देम के स्थान पे क्या होगा, हैज हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए इंपॉर्टेंट थे।